दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज की कहानी है देवर भाभी की नोक झोंक। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज बंटी का जन्मदिन है। बंटी आज पूरे 29 साल का हो गया था। फोन पर उसके हालचाल की खबर तो मिल ही जाया करती थी। मुंबई में कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है। पिछले सप्ताह ही उसने अपनी महिला सहकर्मी दोस्त के साथ शादी कर ली थी। हमें बुलाया भी था। मैंने इनसे कहा भी था कि बंटी की शादी में चलते हैं, लेकिन ये नहीं माने। बंटी के यहाँ जाने से अनिकेत बहुत घबराते थे। जब भी मैं इन्हीं बंटी के यहाँ जाने का कहती तो ये कोई न कोई बहाना बना लेते। ज़्यादा जोर देती तब भड़क जाते। ये हमेशा मुझे उस मुलाकात की याद दिलाते थे जब मुंबई में पहली बार हम बंटी से मिलने उसके घर गए थे। बंटी ने नया फ्लैट खरीदा था, उसी की पार्टी दे रहा था। हम भी गए हुए थे उस पार्टी में। बंटी ने ही बुलावा भी था हमें। बंटी के ऑफिस के सभी लोग आए थे उस पार्टी में। मैं और अनिकेत पहली बार ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी अटेंड कर रहे थे। अनिकेत असहज थे और मैं भी। छोटे छोटे कपड़ों में बंटी की महिला दोस्त यहाँ वहाँ नाचते गाते हुए और न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी अंग्रेजी में। अनिकेत ने उस पार्टी से निकलने का संकेत मुझे दिया। मैं जैसे ही अनिकेत के इशारे को भांपकर पार्टी छोड़ अपने कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी, पीछे खड़े बंटी के एक दोस्त के हाथों में रखा शराब का प्याला उसी के ऊपर गिर गया। उसके पूरे कपड़े खराब हो गए। मैं उससे माफ़ी मांगती इससे पहले वो ही अजय अंग्रेजी में कुछ उठपटांग कहने लगा। समझ नहीं आया, लेकिन इतना आभास हो गया कि वह मुझे डांट रहा था। बंटी ने बीच बचाव करते हुए मुझे अपने दोस्त से माफ़ी मांगने को कहा। मैं स्तब्ध थी। अनिकेत से रहा नहीं गया। उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। बस उसके बाद मैं बंटी से कभी नहीं मिली। बंटी कभी भी मेरे और अनिकेत के रिश्ते से खुश नहीं रहा। विराज से विवाह कर मैं बहुत खुश थी। विराज एक शासकीय सेवक थे। ससुराल में सास ससुर और देवर अनिकेत ही थे। भरा पूरा सुखी परिवार था हमारा। विराज ने मुझे बंटी की मां बनने का गौरव प्रदान किया था। खूब खुशियां बांटी गई थी पूरे गांव में। पहली बार मां बनकर मैं संतुष्टि का एहसास लिए अपने भाग्य पर इठला रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि वक्त ने एकाएक करवट ली और हम सब कुछ बदल गया। भ्रष्टाचार के आरोप में विराज को नौकरी से निकाल दिया गया। चारों तरफ थू थू होती देख विराज डिप्रेशन में चले गए। एक रात अचानक उन्होंने घर के अंदर ही पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। बंटी उस समय सिर्फ 5 साल का था। उन दिनों के दुख की असहनीय पीड़ा का दर्द आज भी मुझे झंझोड़ जाता। विराज के असामयिक निधन के बाद मैं अपने मायके लौट गई। कुछ महीनों बाद सामान्य भी हो गई। तब तक एक नया बखेड़ा हो गया था। मायके और ससुराल वाले मिलकर कुछ षड्यंत्र रचाने में सफल रहे। बंटी की खातिर मुझे और अनिकेत को विवाह करने पर विवश किया गया। अनिकेत मान गए, पर मुझे अपने देवर को पति के रूप में स्वीकार करने में वक्त लगा। लोक लाज के डर से गांव से निकलकर अनिकेत और मैं इंदौर शहर में आकर रहने लगे। बंटी की धीरे धीरे समझ विकसित होने लगी थी। बंटी की मनोवृत्ति में यकायक परिवर्तन आना शुरू हो गया। अनिकेत और मुझे दोनों को वो पसंद नहीं करता था। हर समय न जाने किस बात का गुस्सा उसे हम दोनों के लेकर सवार रहता। उसने कभी बताया भी नहीं कि क्यों कर वह नाखुश हैं हम दोनों से। उसकी नाराजगी अनिकेत को भी खलती थी। बंटी को पिता तुल्य प्यार देने पर भी बंटी नाखुश था। हमें समझ आ गया कि हमारे देवर भाभी के रिश्ते से पति पत्नी के रिश्ते को उसका मन स्वीकार नहीं कर रहा था। विवश होकर हम दोनों ने उसे हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया।
जहाँ से फिर वो कभी घर नहीं लौटा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसकी नौकरी लग गई, जिसके बाद वह मुंबई सेटल हो गया। वहीं उसने शादी कर ली। अनिकेत चाहते तो मुझे स्वयं की संतान संपन्न उत्पन्न करने का कह सकते थे, जिसे मुझे स्वीकारने में कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन अनिकेत ने सदैव बंटी को ही अपने संतान के रूप में प्यार दिया। अनिकेत ने मुझे कभी भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव नहीं डाला। अनिकेत के इस व्यवहार ने मुझे बहुत संतोष पहुंचाया। उन्हें मैं ईश्वर के समक्ष ही मानने लगी थी। बंटी ने जिस तरह घर बुलाकर हमारा अपमान किया था, वो मैं कभी भूल नहीं पाई। मैंने भी बंटी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन अनिकेत मुझे बिना बताए बंटी से मिलते रहे, जिसके चलते हम दोनों में कई बार कहासुनी भी हो जाती। समय के साथ अनिकेत ने अपने आप को और भी अधिक समाज सेवा में समर्पित कर दिया। आए दिन कभी यहाँ कभी वहाँ उनके सामाजिक कार्यों में सहभागिता की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिल जाती। यहाँ मेरे भाग्य में कुछ और दुख और भोगना शेष था। शायद इसलिए एक नया रहस्य उद्घाटन मेरे सामने हुआ। मुझे जब अनिकेत के एक अन्य स्त्री से संबंध होने की खबर लगी तो विश्वास नहीं हुआ। मेरी व्याकुलता तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब अनिकेत मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश में लगे रहते। जब ऐसे में घर आना जाना उनकी दैनिक दिनचर्या हो गई तो मुझे कुछ संदिग्ध लगा। उनका झूठ मैंने कई बार पकड़ भी लिया, किंतु उनसे खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी। फिर वो क्षण ही आ गया जिसका मुझे डर था। अनिकेत खुद एक महिला को घर लेकर आए। देखो समीक्षा, मैं जानता हूं तुम्हें यह बहुत कष्टकारी लगेगा, पर मेरी भी मजबूरी थी। तुमसे विवाह करना बंटी के भविष्य के लिए जरूरी था। विराज भैया मेरे पिता जैसे थे और तुम्हें भी मैंने हमेशा भाभी माँ कहकर पुकारता था। यही कारण था कि तुम्हारी रजामंदी के बावजूद मैंने कभी अपने बच्चे पैदा करने का तुम पर दबाव नहीं बनाया। लेकिन अब मेरी भी निजी आवश्यकताएं और सामाजिक दायित्व है जिन्हें मुझे निभाने होंगे। तुमसे मैंने पहली बार ही झूठ बोला, मैं और पकड़ा भी गया। तुम्हें किसी और के मुंह से सुनने मिले इससे पहले मैं ही सच बता देता हूं। ये सुमन और इसके हाथ में जो बच्चा है वह मेरा बच्चा है। हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया है। अब से ये मेरी पत्नी के रूप में पूरे सम्मान से रहेगी। तुम मेरी पहली पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा मुझ पे और मेरी संपत्ति पर अधिकार सुमन से पहले होगा। तुम्हारा शेष जीवन भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं दोनों को अलग अलग घरों में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को मरते दम तक निभाऊंगा। इसके बावजूद यदि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर कोई अत्याचार किया है, तब तुम स्वतंत्र हो मुझे दंड देने के लिए। इतना कहकर अनिकेत चले गए सुमन को लेकर। उनकी दूध मुंह बच्चे को कुछ देर अपने हाथ में रखने मन जरूर किया, लेकिन स्वतंत्र रूपी विष कैसे पी लेती। मेरा झगड़ा सुमन और उसकी बच्ची से नहीं था। मुझे खिन तो अनिकेत पर आ रही थी। उन्होंने मुझसे यह सब छिपाया था और छिप छिप कर वे सुमन से मिलते भी रहते थे, मुझे अकेला छोड़कर। कई बार तो मन किया कि अनिकेत की पुलिस रिपोर्ट करवा दूं, दो जीवित पत्नी रखने के जुर्म में उन्हें हवालात पहुंचा दूं। ऐसा मैं कर गुजरती अगर सुमन मेरे पास न आती तब। एक दिन सुमन अपनी बच्ची के साथ मुझसे मिलने मेरे घर आई। दीदी, इससे पहले आप कोई गलत कदम उठाए, मैं आपको हकीकत बताना चाहती हूँ। अनिकेत जी ने कुछ नहीं किया। ये मेरा ही दुर्भाग्य था कि भर जवानी में मेरे पति एक्सीडेंट में मारे गए। सास ससुर ने इसका जिम्मेदार मुझे ठहराया, मुझे मारा पीटा और कितने ही अत्याचार किया मुझ पर। यौवनावस्था में कदम बहके तो पड़ोस के ही एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाते हुए गांव वालों ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे ससुराल वालों ने बदचलन कहकर घर से बाहर निकाल दिया। उसी समय मैं पेट से भी थी। मायके वालों ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया। तब मौत को गले लगाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हाथों की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसी समय हमारे गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जहां अनिकेत जी भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। मेरी मुलाकात अनिकेत जी से हुई। अनिकेत जी ने बिना कोई पुलिस कार्रवाई के मेरा इलाज करवा मेरी जान बचाई और मुझे सांत्वना भी दी। मेरी पीड़ा जानकर उन्होंने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। अनिकेत जी ने मुझसे सबके सामने विवाह किया। फिर वे मुझे शहर लेकर आए। यही मेरी बेटी का जन्म हुआ।
इन सब में वे इतने व्यस्त हो गए कि आपको पर्याप्त समय नहीं दे सके। उन्होंने मुझे स्वीकार किया और मेरी बच्ची को अपना नाम भी दिया। हम दोनों माँ बेटी का न केवल जीवन बचाया बल्कि समाज में सम्मान और अधिकार के साथ रहने का अधिकार भी दिया। यदि आप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कानूनी कदम उठाकर उन्होंने सजा देना चाहती है तो सजा उन्हें नहीं, सजा मुझे और मेरी बेटी को मिलनी चाहिए। अनिकेत जी तो निर्दोष है, कृपया उन्हें माफ कर दे, यही विनती है आपसे। कहते कहते सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। समीक्षा का भी मन हल्का हो गया। अनिकेत जी के विरुद्ध उसके विचार पुनः बदल गए थे। समीक्षा ने सुमन की बेटी को अपनी ही हाथों में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। समीक्षा और सुमन मिलकर इस नन्ही बेटी का लालन पालन एक साथ करने को राजी हो गए। अनिकेत को असीम सांत्वना मिली ये सब देखकर। अनिकेत के सोशल वर्क में समीक्षा और सुमन भी सहयोग करने लगी। निश्चित रूप से अनिकेत जी ने सोशल वर्क को कैसे किया जाता है ये समझा दिया। एक नया आयाम दिया था उसने सोशल वर्क को। अनिकेत एक बार फिर अखबारों की सुर्खियों में था। जब ये सब और अनिकेत के और समीक्षा के रिश्ते की सच्चाई बंटी को पता चली तब उसे भी आत्मग्लानि हुई। उसे रहा नहीं गया और बंटी ने इंदौर आना जाना शुरू कर दिया। अनिकेत को पिता मानने से उसे अब कोई एतराज नहीं था, बल्कि उसे गर्व होने लगा अपने पिता पर। समीक्षा अपने बेटे बंटी को पुनः पाकर बहुत खुश थी।